मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ। इसके अंतर्गत हमने थर्ड यूनिट में एक चैप्टर छोड़ा था, आज हम वो करेंगे जिसका नाम है अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, भवनों में ध्वनिकता। इस चैप्टर के साथ ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको रिवाइज करेंगे। तो भवनों में ध्वनिकता से आपको क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो कोई भी अगर भवन बनता है, कोई ऑडिटोरियम बनता है, तो उसमें जो साउंड है, साउंड सिस्टम है, जो उसमें आवाज़ चारों तरफ से आएगी या उसमें कोई व्यक्ति बोलेगा, तो वो जो आवाज़ है वो सुनने वाले को किस प्रकार से वो कैसे ग्रहण करेगा, कहाँ उसको स्पर्श सुनाई देगी, इन सब की जो साइंस है वो हमारी अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग में इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले हमने ध्वनि के बारे में हमने पढ़ रखा है, हम उसको एक बार वापस से रिवाइज करेंगे कि कोई भी जो सुनाई देने वाली ध्वनि होती है उसे दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला तो सुस्वर ध्वनि और दूसरा होता है शोर। ये हम पढ़ चुके हैं 5वीं यूनिट में। और कोई भी जो ध्वनि होती है या शोर होता है, ध्वनि जो है उसको उसका अध्ययन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। उसकी जो अभिलक्षण है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स है वो 3 चीज़ों से निर्धारित होता है। एक तो लाउडनेस, ठीक है, और या उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी, है ना। उन तीनों चीज़ों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक 5वीं यूनिट में पढ़ रखा है। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए ही हम अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग पढ़ते हैं। तो ये भवनों की जो ध्वनिकता है ये किससे संबंधित है? ये हॉल की बनावट, डिजाइन की ध्वनि तरंगों के सापेक्ष परिवर्तन अध्ययन से संबंधित है। यानी इट डील्स विद डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल, ऑडिटोरियम एटसेट्रा विद रिस्पेक्ट टू साउंड वेव्स। इसके ऊपर जो विस्तार से अध्ययन किया था वो एक सेबीन साइंटिस्ट था, उन्होंने किया था। उन्होंने क्या करा कि ध्वनि की जो समस्या है किसी हॉल में या ऑडिटोरियम में, और किस प्रकार से उस ऑडिटोरियम को ध्वनि के हिसाब से दृष्टि से अच्छा बनाने के लिए उसने कुछ जरूरी विशेषताएं दी थी कि ये चीज़ें अगर किसी हॉल के अंदर है तो उसके अंदर ध्वनि संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। ध्वनि संबंधित समस्याएं कैसे हो सकती है कि गूंज रहा है, स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा, कहीं सुनाई दे रहा है, कहीं बहुत तेज सुनाई दे रहा है, कहीं सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये सारी जो समस्याएं, इन सब को रिमूव करने के लिए कोई भी हॉल कैसा बनना चाहिए उसके लिए उसने कुछ विशेषताएं दी थी। हम उनको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा द साउंड मस्ट बी लार्ज इनफ एट ईच पोजीशन ऑफ द हॉल, यानी हॉल की प्रत्येक स्थिति पर ध्वनि का मान अधिक होना चाहिए, उसको तेज सुनाई देना चाहिए हॉल के अंदर। देयर शुड बी नो इको सो दैट द क्वालिटी ऑफ साउंड शुड रिमेन अनचेंज्ड। एक उसमें गूंज नहीं होनी चाहिए जिससे ध्वनि की गुणवत्ता हर जगह अपरिवर्तित रहे, तभी हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। द सक्सेसिव सिलेबल्स स्पोकन शुड बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। तो जो भी शब्द बोले जाएं, शब्दांश बोले जाएं एक के बाद एक क्रमिक, वो स्पष्ट होने चाहिए और अलग होने चाहिए। मतलब जैसे मैं एक शब्द बोल रही हूँ तो दूसरा शब्द उसके अंदर मिक्स होके नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा, सुनने वाले को समझ नहीं पड़ेगा। देयर शुड बी नो नॉइज एट ऑल। उसमें जो शोर है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो उसने सेबीन ने निर्धारित करे कि यह हॉल या ऑडिटोरियम को बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके लिए भी उसने काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया था। तो सबसे पहले हम इनका जो ये इसने 4 पॉइंट्स दिए हैं इनको विस्तार पूर्वक हम अध्ययन कर लेंगे। सबसे पहले ये है कि पर्याप्त प्रबलता, मतलब सब जगह आपकी जो लाउडनेस है वो एक प्रकार से सब जगह स्पष्ट सुनाई दे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कहीं पर आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही।
तो पर्याप्त प्रबलता से कैसे उसने कहा हॉल के हर स्थान पर पर्याप्त प्रबलता जरूरी है। अब ये सही प्रबलता पाने के लिए क्या हम कर सकते हैं? उसने कहा परावर्ती सतहें जैसे दीवारें, छत आदि सही प्रबलता प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, जैसे आपकी दीवारें हैं, रिजिड हो गई ना, रूफ है, ये आपके लिए सही लाउडनेस या इंटेंसिटी लाने में हेल्पफुल होते हैं। स्पीकर के पीछे की दीवार और छत स्पीकर की ध्वनि को परावर्तित करते हैं और प्रबलता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये उसने ऑब्जर्वेशन से बता दिया था। इसके लिए उसने कहा कि जो स्पीकर है उसके पीछे व साइड की दीवारें जो स्पीकर के नज़दीक हैं उनको पैराबोलिक शेप में, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के रूप में बनाना चाहिए जिसके केंद्र में स्पीकर हो। तो अगर आपको कॉलेज में भी ध्यान हो तो जिस लेक्चर थिएटर के अंदर आपकी क्लास लगती है, अगर आपने उसको देखा होगा तो वो भी पीछे से एक पैराबोलिक शेप का है। क्यों पैराबोलिक शेप में बनाया जाता है? कि अगर जैसे पैराबोलिक शेप का है और यहाँ पर कोई स्पीकर खड़ा है तो उसकी जो साउंड वेव्स हैं वो पीछे दीवार से जाके टकराती हैं और टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, सारी पैरेलल हो जाती है। जैसे यूं टकराई और फिर पैरेलल हो गई, तो सारी की सारी रेज जो हैं वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये मेरा डायग्राम ढंग से नहीं बना। उससे क्या होता है कि जो ये पैराबोलिक शेप है उसके फोकस पे लिसनर खड़ा होता है और उससे जो रेज जो है वो हमारे दीवार पे टकराती है और टकराने के बाद समानांतर होती चली जाती है। इस तरीके से समानांतर हो जाती है और पूरे हॉल में एक समान आवाज सुनाई देती है। तो ये उसने एक पर्याप्त प्रबलता प्राप्त करने का एक साधन बताया था। इस विधि से ध्वनि एक साथ सुनाई देती है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर भी कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि स्पीकर का जो रीजन है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है और अगर स्पीकर के आसपास वहां पर उस जगह पर कोई शोर हो रहा है तो वो भी मल्टीप्लाई होके सबको सुनाई देता है। तो ये थोड़ी सी इसमें कमियां थी। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उसने कहा था वो था गूंज। तो ये देखा गया था कि सीधी ध्वनि या परावर्तित ध्वनि में अगर 1/15 सेकंड का अंतर हो तो परावर्तित ध्वनि प्रबलता को बढ़ाने में मदद करती है, किंतु जो परावर्तित ध्वनि इसके बाद पहुंचती है वो उलझन पैदा कर देती है। वह इन्हें ज्यादा से ज्यादा कमजोर करना चाहिए। फिर जो इतने 1/15 सेकंड के बाद जो रिफ्लेक्ट होके आएगी वो तो आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, लेकिन उसके बाद जो ज्यादा टाइम बाद आएगी वो हमारे क्या होगी, नेक्स्ट जो आवाज है उसके साथ मिक्स हो जाएगी और मिक्स होके वो एक उलझन पैदा करेगी। इसको हम गूंज कहते हैं और इन्हें हमारे को रिड्यूस करना है। तो उसमें ये ऑब्जर्वेशन से ये पाया गया कि अगर छत बहुत ज़्यादा ऊंची होगी तो वो इको करेगी, क्योंकि साउंड वहाँ तक जाएगी फिर टकरा के आएगी, उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा ऊंची छत अगर आप बनाते हैं, क्योंकि ऑडिटोरियम में ऊंची छतें बनेंगी, तो उसको किसी एब्जॉर्बिंग मटेरियल से या अवशोषक पदार्थ से ढक देना चाहिए। तो ये एक उसने तरीका बताया था गूंज को कम करने का। फिर हॉल के अंदर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरियाज में तो बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और कुछ एरिया रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देती। वो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो साउंड है वो सीधी जाके दीवारों से टकराती है और टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्ट होके वो जहाँ जिस जगह पर मिलती है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब तो वो आवाज तेज हो जाती है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इस कारण से उन्होंने कहा ये रिफ्लेक्शंस जो हैं ये मिनिमाइज हों, इसके लिए भी जरूरी है कि जो जहाँ पर इस तरीके के रिफ्लेक्शंस होने उनको भी एब्जॉर्बिंग मटेरियल से ढक दो।
एक जो उसने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करा वो एक है उचित अनुरण। उचित अनुरण का क्या मतलब है? प्रॉपर रिवर्बरेशन। ये एक सामान्य अनुभव है कि हॉल में स्पीकर की आवाज कुछ समय तक बनी रहती है। श्रोता के पास पहले स्पीकर की सीधी ध्वनि आती है और उसके पास दीवार से जो रिफ्लेक्ट होके साउंड आती है वो उस स्पीकर तक पहुंचती है और लिसनर तक पहुंचती है। तो लिसनर को जो साउंड है वो एक सीरीज सुनाई देती है, साउंड ही नहीं, उसको एक सीरीज सुनाई देती है जिसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। इसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं या अनुरण कहते हैं। ये जो अनुरण है ये हमारा उचित होना चाहिए। उचित का मतलब ये है कि जैसे आपने सीधी ध्वनि सुनी और उसका जो मान है उसने ऑब्जर्व फैक्ट से बताया कि उसका मान जो है वो उसका अधिकतम मान 10⁻⁻6 गुना अगर हो तब तो वो समय सही होता है। किसी भी साउंड के अंदर अगर 10⁻⁻6 का रिवर्बरेशन है तो वो एप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो उतने ही क्या होगा, जो वर्ड्स हैं पुराने और नए वो मिक्स हो जाएंगे और आपको उलझन पैदा कर देंगे, मिक्सिंग ऑफ साउंड हो जाएगी। और अगर रिवर्बरेशन बिल्कुल कम है तो यदि रिवर्बरेशन बहुत कम है तो उसमें पर्याप्त प्रबलता नहीं रहेगी और इस प्रकार हॉल में स्पीकर को हॉल के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। तो एक कंटिन्यूटी ऑफ साउंड जो होता है वो खत्म हो जाता है और इसलिए जो स्पीकर ने कुछ बोला वो शब्द वहीं खत्म हो जाते हैं, तो वो डेड हॉल कहलाता है। और उससे क्या होता है, लिसनर को एक कंटिन्यूटी का आभास नहीं होता है, इसलिए उसका जो लिंकेज है, लिंक बनता है जो स्पीकर के साथ, वो नहीं बन पाता। तो ये जरूरी है किसी भी बिल्डिंग के अंदर इन बाकी सभी बातों को ध्यान रखते हुए कि एप्रोप्रिएट उसमें रेवर्बरेशन या अनुरण टाइम उसमें सही हो, यानी न तो वो अधिक होना चाहिए न ही वो कम होना चाहिए, और उसका एक उपयुक्त मान होना चाहिए जो स्पीकर के लिए अच्छा हो और श्रोता के लिए भी उचित हो। और इस मान को समय के साथ इस उपयुक्त मान को अनुकूल अनुरण काल भी कहते हैं, एप्रोप्रिएट रिवर्बरेशन टाइम भी कहते हैं। अब सैबिन ने ये जो एप्रोप्रिएट रिवर्बरेशन टाइम है इसको हॉल के आकार और ध्वनि की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, ये उसने ऑब्जर्वेशन के आधार पर बताया था। उसने कहा विभिन्न आकार के हॉल और कमरे आदि का अध्ययन करके एक उसने एम्पेरिकल सूत्र दिया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, एम्पेरिकल सूत्र क्या होता है, जो उसने ऑब्जर्व, जो उसने अलग अलग हॉल के ऊपर अध्ययन किया और जो उसके ऑब्जर्वेशंस थे उसके आधार पर उसने एक फॉर्मूला डिराइव किया, उसने माना। उन्होंने कहा, देखा कि भाई एरिया के हिसाब से हर बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो ए लिख दिया उसने। इस तरीके से उसने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया और वो फॉर्मूला किसी भी हॉल की डिजाइनिंग के लिए अप्रोप्रिएट है। तो उसके आधार पर उसने एक रिवर्बरेशन का क्या टाइम होना चाहिए, इस ऐसा हॉल है तो ऐसा टाइम होना चाहिए, ये उसने निर्धारित करा। तो जो सूत्र उसने दिया वो ये है, T बराबर 0.162 V अपॉन A, जहाँ V हॉल का आयतन है और A जो है उसका टोटल एब्जॉर्प्शन जो साउंड का उस हॉल के अंदर हो रहा है, और A जो है वो समीशन स्मॉल as के बराबर है, जो A जो है सतहों का अवशोषण गुणांक है। तो किसी भी हॉल के अंदर रिवर्बरेशन टाइम को हम या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। अब आप ये दिमाग में आ सकता है कि इंक्रीज डिक्रीज किस लिए करना है, तो इंक्रीज डिक्रीज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जैसे मान लो किसी हॉल में अगर म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा है तो म्यूजिकल प्रोग्राम के अंदर रिवर्बरेशन टाइम जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि उसमें साउंड में एक म्यूजिक के साथ दूसरी म्यूजिक को चलते रहना थोड़ा सा इंक्रीज टाइम शो करता है।
जरूरी है, नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। और अगर कोई स्पीकर डिबेट कर रहा है या स्पीच दे रहा है, उसमें जो रिवर्बरेशन टाइम है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस की कंटिन्यूटी लंबे समय तक ना बनी रहे। तो इस आधार पर अगर उसी हॉल में म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा है तो हम उस टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, और उसी में अगर स्पीच का कोई कार्यक्रम है तो हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम उसके अंदर स्थित अवशोषक पदार्थों को लगाकर या हटाकर नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा संगीत के लिए अधिक और स्पीच के लिए कम होता है। तो हॉल अगर 10⁴ मीटर क्यूब का हो उसका आयतन, तो उसका अनुरण काल जो है वो 1 से 1.5 सेकंड होना चाहिए भाषण के लिए, और 1.5 से 2 सेकंड होना चाहिए संगीत के लिए। ये उसने अनुभव के आधार पर, ऑब्जर्व फैक्ट के आधार पर उसने बताया था आपको। अच्छा, इसके साथ ही साथ हमने कहा था कि उसके अंदर जो है वो नॉइज कम होनी चाहिए। नॉइज कम होने का मतलब ये है कि उसने कहा दीवारों को इंसुलेट कर दो, जिससे बाहर से, अगर मान लो बाहर कोई गाजे बाजे बन रहा है तो हॉल के अंदर अगर उसका शोर सुनाई देगा तो वो अंदर की आवाज के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, उलझन पैदा करेगा। तो बिल्डिंग सही रूप में इंसुलेट होनी चाहिए। बाह्य शोर को कम करने के लिए खिड़की दरवाजे दोहरे होने चाहिए, मतलब डबल साइडेड होने चाहिए और टाइट होने चाहिए, जिससे कि बाहर की साउंड उसके अंदर कम से कम आए। और आंतरिक शोर को कम करने के लिए जैसे पैडिंग करी हुई होनी चाहिए, कुर्सियों पे गद्देदार कुर्सियां होनी चाहिए, नीचे कालीन बिछा होना चाहिए, पर्दे लगे हुए होने चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे शोर को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो ये कुछ ऑब्जर्व फैक्ट्स थे जो बिल्डिंग या हॉल या ऑडिटोरियम को बनाते वक्त ध्यान में रखने चाहिए और रखे जाते हैं। तभी एक हॉल ऑडिटोरियम के अंदर हम एक एप्रोप्रिएट आवाज़ सुन पाते हैं। हमारे को जो मतलब आवाज़ है वो सभी जगह एक जैसी सुनाई देती है, और हमारे को गूंज भी सुनाई नहीं देती। ठीक है, अब हम इसके अंदर इस चैप्टर में, ये तो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। अब हम इसके अंदर सेबीन ने जो ऑब्जर्व्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया वो हम डिराइव करेंगे जैसे उसने उसको डिराइव किया था। तो सेबीन ने जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें दिया वो ये था, T बराबर 0.162V अपॉन A। तो ये तो उसने एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑब्जर्व फैक्ट के आधार पे दिया था। फ्रैंकलिन ने उस फॉर्मूला को सैद्धांतिक तौर पे निकाला। उसने तो ऑब्जर्व फैक्ट पे निकाला, इसने उसको सैद्धांतिक तौर पे निकाला। कैसे? उसने कुछ चीजें पहले मान ली। उसने ये माना कि जो एनर्जी का, जो साउंड एनर्जी जो है वो हमारे पूरे हॉल में एक सार वितरित होती है। दूसरी, उसके अंदर जो तरंगे हैं उसका हॉल के अंदर कोई व्यतिकरण नहीं होता। तीसरा, उसने ये माना कि जो अवशोषण गुणांक है वो साउंड इंटेंसिटी से पर निर्भर नहीं करता। और उसने ये माना कि जो ऊर्जा है वो हवा के अंदर उसका कोई हानि नहीं होती। ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जो उसने अपना थ्योरेटिकल फॉर्मूला निकालने से पहले उसने मान लिए। अब मानने के बाद उसने इसी फॉर्मूले को डिराइव किया। कैसे किया? उसने सबसे पहले ये माना, जैसे हम भी उसमें फिजिक्स में मानते हैं कि जो हमारा ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व जो है वो हमारा किस पर U से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना? तो U जो है वो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी विद इन द हॉल इन ऑल डायरेक्शन है। यानी आपका ये U जो है वो ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व का मतलब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, वो हमारा U है। तो किसी भी छोटे एलिमेंट में, मान लो कोई एक छोटा सा क्षेत्र है, उसमें जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? U d2 हो जाएगी, क्योंकि U प्रति एकांक आयतन है ना? अच्छा, अब हमने ये मान लिया कि कोई एक छोटा सा प्लेन वॉल पर एक सरफेस एलिमेंट है, एक सतह पर एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका जो सरफेस एरिया है वो डेल्टा S है,
और डेल्टा टो बी द वॉल्यूम एलिमेंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डेल्टा s इन अ डायरेक्शन थीटा फ्रॉम नॉर्मल ऑन डेल्टा s। अब हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे एक छोटा सा डी टो एक क्षेत्रफल है, ठीक है, और जिसकी दूरी डेल्टा s से r पर है, जो कि इसके डेल्टा s का जो अभिलंब है उसके साथ थीटा कोण पर स्थित है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो डेल्टा s द्वारा इस क्षेत्र पर जो डाला गया सॉलिड एंगल होगा वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा डी ओमेगा, और वो होता है डेल्टा s कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, डेल्टा s कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाय द फॉर्मूला ऑफ बाय द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। अब हमने क्या करा है, दो रेडियाई के सर्कल मान लिए r और r प्लस डी आर, मतलब एक तो r दूरी पर है ना सेमी, और एक ये हमारा r प्लस डी आर दूरी पर एक सर्कल मान लिया, अज्यूम कर लिया। Thus a small elementary area is enclosed between circular area and two radii। अब अगर हम देखें तो एक छोटा सा पोर्शन जो है वो इन दो रेडियस, इन दोनों सर्कल के बीच में एक छोटा सा एरिया है जो कि एनक्लोज्ड है, और उसका जो मतलब यहाँ से जो उसकी डायमेंशन है वो आर डी थीटा होगी, और ये उसकी लंबाई डी आर हमने मानी ही है, ठीक है। तो ये एरिया जो इसका एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आर इंटू आर डी थीटा हो जाएगा, है ना। और अगर हम 3D व्यू में उसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिमेंट इंटू उसका परिधि का क्षेत्र, है ना। तो परिधि का क्षेत्र होता है 2 पाई आर साइन थीटा। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझने में दिक्कत हो तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें डिराइव इसलिए करके बता दी जिससे कि हमारे को ये समझ आए कि ये सारी चीज़ें वास्तव में कैलकुलेट हुई हुई हैं। इन सभी के आधार पर हम डेल्टा, अ फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी बिकम्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस एलिमेंट डेल्टा एस। हमने ये माना है कि ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है इसके ऊपर हमारे एक छोटी सी एनर्जी का हिस्सा उसके ऊपर इंसिडेंट होता है। तो हम डेल्टा एस जो है वो कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा तो आपका सॉलिड एंगल केवल उस क्षेत्र का है, अपॉन 4 पाई वो टोटल एरिया इनटू टोटल एनर्जी जो आपकी इंसिडेंट थी। तो टोटल एनर्जी जो है उसके अंदर हमने डी ओमेगा का मान रखकर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रख ली। तो ये जो चीज़ हमने कैलकुलेट करी है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारी एनर्जी है जो डेल्टा एस एलिमेंट से इंसिडेंट है हमारी। अब हमारे पास क्या है, द एनर्जी रिसीव्ड। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये दो हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगर पहले वाली कैलकुलेशन भी ना समझ आए तो भी ये दो चीज़ें निकालनी। अ फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी बिकम्स इंसिडेंट ऑन सरफेस एलिमेंट, पहला इक्वेशन हमने ये निकाली। दूसरी हम क्या निकाल रहे, द एनर्जी रिसीव्ड बाय डेल्टा एस ड्यू टू होल शेल लाइंग बिटवीन टू हेमिस्फीयर। मतलब हम पूरी शेल का निकालना चाहें तो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो तो एक छोटे से एलिमेंट के लिए किया था, तो इंटीग्रेशन करते हैं हम 0 to π/2, क्योंकि हम हेमिस्फीयर ले रहे हैं उसके अंदर, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है u डेल्टा एस डी आर अपॉन 4। तीसरी चीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारी है एनर्जी रिसीव्ड बाय सरफेस एलिमेंट डेल्टा एस पर सेकेंड। अब पर सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर जो हमने करा है उसको हम वेलोसिटी के जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके साथ में हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि पर सेकंड है तो डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमारा वेलोसिटी से इंटीग्रेट करके निकाल लिया, ये चीज हमने निकाल ली। तो ये एक्चुअल में हमारे पास क्या आ गया, प्रति सेकंड किसी सरफेस एलिमेंट के पास इतनी एनर्जी आती है, साउंड एनर्जी, ठीक है। अब ये तो एनर्जी उसको रिसीव हो रही है, अब वो एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है। तो अगर आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ए है तो प्रति सेकंड जो एब्जॉर्ब की जाएगी वो ए से गुणा कर दो, है ना। और टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रूम पर सेकंड क्या होगा, वो उसका समीशन हो जाएगा। समीशन करके हमने टोटल सरफेस एरिया ए मानते हुए ये लिख लिया।
ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ चीजें हम अज्यूम करते हैं। जैसे ई जो है वो हमारा कोई भी ऊर्जा का जो मतलब पैदा या इमिट होने की जो दर है वो कैपिटल ई से है, और वी आयतन है उसका। तो किसी साउंड एनर्जी, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो साउंड एनर्जी है वो u इंटू वी है ना, क्योंकि v आयतन है, u से गुणा करेंगे, u इंटू वी टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस एनर्जी क्या होगा, जैसे जैसे साउंड पैदा होगी वैसे वैसे उसकी इंक्रीज होगी एनर्जी, तो उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। जिसमें वॉल्यूम फिक्स है इसलिए वो बाहर निकल जाएगा। और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हमने ये पहले कैलकुलेट करके रख लिया। तो टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स पर सेकंड क्या होगी, वो टोटल एनर्जी ई है, जिसके अंदर ये तो उसकी बढ़ोतरी है और ये उसका एब्जॉर्प्शन है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ई बाई वी निकाल के, जिसमें हमने ये u बाई वी अपॉन 4v को हमने क्या करा, बीटा मान लिया। तो हमारे पास कुछ ये फॉर्मूला आ गया। इस आधार पर मैंने क्या करा है, इसको रीअरेंज करके du और dt की दो टर्म्स निकाल ली। अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करूंगी। इंटीग्रेट करा, देखो इसके अंदर आप चीज ये ध्यान रखिए कि हम निकाल क्या रहे हैं, हम रेवर्बरेशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, यानी टी निकालेंगे हम, जैसा सेबीन ने कहा था। तो हम इसके अंदर पहले इंक्रीज ऑफ एनर्जी का निकाल रहे हैं, फिर डिक्रीज ऑफ एनर्जी का निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करके हमारे पास कुछ ये फॉर्मूला आ जाता है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये हमारी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमारी कोई भी जब स्पीकर बोलता है तो जो एनर्जी है वो पूरे हॉल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसका एब्जॉर्प्शन और रिसेप्शन इंक्रीज के साथ जो है वो हमारा दोनों का जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला है वो हमने एक वे में निकाल लिया। अब इसके अंदर इनिशियली जब कोई स्पीकर बोलेगा तो ग्रोथ ऑफ साउंड होगी, और वो बोलना बंद करेगा तब डिके ऑफ साउंड होगी। तो हम पहले कंडीशन इसके अंदर इंटीग्रेशन जो है इसको हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम दो बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। पहली, तो हम जब ग्रोथ ऑफ साउंड हो रही है यानी साउंड की बढ़ोतरी हो रही है, उस वक्त हम कह सकते हैं जब t बराबर 0 होता है तो कोई एनर्जी थी नहीं, तो 0 लगा देते हैं, उससे c का मान हमारा ये निकल जाता है। और ये c का मान रखने के बाद आपके इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं और अल्टीमेटली आपकी u का जो फॉर्मूला है वो ये आ जाता है, u e v a 1 माइनस e। ये इक्वेशन शो करती है कि जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है, ऊर्जा घनत्व है, वो समय के साथ बढ़ता है और वो बढ़त जो है वो एक्सपोनेंट है। और मैक्सिमम कब होगा, जब t अनंत होगा, तब मैक्सिमम मान ये निकल जाएगा। अब ऐसे ही हम उसके बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं जब डिके ऑफ साउंड हो। तो डिके ऑफ साउंड जब होगा, जब सोर्स से आवाज आनी बंद हो गई, उस वक्त एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो सेम चीज हम इसके अंदर c को कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू लगा के। तो मैक्सिमम वैल्यू लगाने के बाद अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म आ जाता है, u बराबर u मैक्स e टू द पावर माइनस b बीटा t। ये भी दिखाता है कि जो आपके डिके ऑफ साउंड है वो भी एक्सपोनेंशियल होता है। अब हमें रिवर्बरेशन टाइम निकालना है इन फॉर्मूले से। तो हमारे को रिवर्बरेशन टाइम तो कब निकालना है, जब डिके ऑफ साउंड हो। तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, डिके ऑफ साउंड वाला फॉर्मूला। और इसके लिए सेबीन ने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि वो मैक्सिमम वैल्यू से 10⁻⁻⁶ टाइम्स नीचे घटना चाहिए। तो उसने ये रिलेशन दी थी कि u और u मैक्सिमम के बीच में जो रिवर्बरेशन टाइम के ऊपर हमारा जो एनर्जी डेंसिटी का रेशियो है वो 10⁻⁻⁶ होना चाहिए। तो हम ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला, इसके अंदर हम u अपॉन u मैक्स को 10⁻⁻⁶ लिख लेते हैं और इसको फॉर्मूले में इसको टाइम को t लिख लेते हैं, कैपिटल T, और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसके अंदर अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 माने
तो एग्जैक्टली हमारे को सेबीन का फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये फ्रैंकलिन ने एक फॉर्मूला निकाला था जो सेबीन के एम्पेरिकल फॉर्मूले से एग्जैक्टली सेम था। तो ये फॉर्मूला हमने थ्योरेटिकली सैद्धांतिक तौर पे भी डिराइव कर लिया। अब देखिए इसके साथ आपका ये सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंदर न्यूमेरिकल्स और उसका नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन करेंगे। थैंक यू।